इस क्लास को चंद्राकर मैम के द्वारा संचालित किया जाएगा को लेकर आया हूं। तो आज हम क्लास चालू करते हैं उससे पहले कुछ नियमों की बात करते हैं। क्लास जब चलेगा उस समय किसी भी बच्चों को या शिक्षक साथियों को प्रश्न नहीं करना है, अर्थात माइक को म्यूट या अनम्यूट नहीं करना है। ऐसा करने से हमारा क्लास डिस्टर्ब होता है। यदि किसी को क्लास चलते हुए कुछ फीडबैक है या कुछ प्रश्न आता है तो वो चैट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। चैट बॉक्स के द्वारा आप अपनी क्वेरीज इनपुट कर देंगे, जिसके द्वारा हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्लास के अंत में मैडम के द्वारा लाइव इंटरेक्शन होगा, जिसके अंतर्गत बच्चे अपने जो प्रश्न हैं, जो क्लास चलते हुए उनके मन में डाउट है, उन्हें मैडम के सामने रखेंगे, जिनका समाधान मैडम के द्वारा किया जाएगा। तो आइए आज हम क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले मैं मैडम का परिचय करा दूं। मैडम का नाम है जय भारती चंद्राकर, जो SCERT की फैकल्टी हैं। आइए मैडम, आपका स्वागत है। क्लास प्रारंभ करते हैं। ओके, थैंक यू। बच्चों, आज इस ऑनलाइन हिंदी की कक्षा 5वीं में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो तालियों से मैं चाहूंगी कि आप सभी स्वागत करूं, आपका भी करूं, और इस हमारे ऑनलाइन कक्षा का भी हम स्वागत करते हैं। आप तालियों से स्वागत कीजिए। ओके बच्चों, आप सभी घर पर भी हैं और इस कक्षा का लाभ भी उठा रहे हैं। और क्योंकि बच्चों अभी कोरोना वायरस शत्रु बनकर हमारे देश में घुस आया है, तो बच्चों आज हमें वीर सिपाही की भांति घर पर ही रहकर इस शत्रु का सामना करना होगा। और बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने जो आप सभी के लिए पढ़ई तुहर द्वार के अंतर्गत ऑनलाइन पढ़ाई को महत्व दिया है। तो बच्चों, आप सभी के लिए पढ़ाई लॉकडाउन में भी संभव है, तो आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो बच्चों, आइए हम आप दोनों मिलकर इस ऑनलाइन पढ़ाई को हम देते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके जो कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 1 में कवि श्री कृष्ण सरल की कविता का वाचन करेंगे और उनकी कविता के भावों को भी समझेंगे और कविता के द्वारा वो क्या चाहते हैं इसको भी हम सुनेंगे और कविता के भावों को ग्रहण करेंगे। इसके पहले मैं बच्चों आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग कक्षा 4वीं को पास हो चुके, अब तो पास हो गए हैं और 5वीं में आ चुके हैं। तो बच्चों, आपने जो आपके पाठ्यक्रम में जो अभी तक हिंदी साहित्य की विधाओं के अंतर्गत आपने बहुत सारे साहित्यिक जो कवि है, लेखक है, उनकी रचनाओं को तो पढ़ा होगा। बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं मैं बोल रही हूँ? मैं चाहूंगी आप कुछ जवाब दें। समझ में आ रहा है? हेलो, ओके, आ रहा है ना? जवाब देना चाहेंगे वो हाथ ऐसे उठा लेंगे। हाँ, ओके बच्चों, तो हम देखते हैं बच्चों कि हिंदी साहित्य की विधाओं के अंतर्गत 2 प्रमुख विधाएं हैं, जिनमें कि पद्य होता है और गद्य भी होता है। तो पद्य के अंतर्गत बच्चों हम कविता या उसी को हम काव्य की भी कहते हैं। तो कविता हम पढ़ते हैं, तो कविता के भी कई भेद हैं और उनकी शैलियां भी हैं, जिनके अंतर्गत हम प्रबंध काव्य को रखते हैं, महाकाव्य को, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये सब आता है। और गद्य विधाओं के अंतर्गत आपने पिछले सत्र में तो पढ़ा होगा, जैसे कि निबंध है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास तो अभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आगे चलकर आप यदि हिंदी साहित्य लेते हैं तो वो भी काम आएगा। तो गद्य की विधाओं के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विधाएं हैं, जिसके अंतर्गत कहानी है, जीवनियां है, डायरी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है और यात्रा वृत्तांत है। प्रहसन तो आप लोग करते ही हैं अपने स्कूल के कार्यक्रम में, तो प्रहसन है और व्यंग्य होता है, होता है। गद्य विधाओं के अंतर्गत आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते भी हैं। और कई सारे गद्य विधाओं में आप भी कुछ कहानियां लिखते होंगे, आप भी प्रहसन लिखते होंगे। तो बच्चों, आज हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो कविता क्या है ये आप जानते होंगे, तो कोई बता पाएगा तो बता सकता है।
है जिस जो साहित्य की विधा के अंतर्गत तो आती है, तो जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे ही कविता कहते हैं। और बच्चों, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा भी दी है, जिसका अर्थ होता है वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो बच्चों, रसात्मक का मतलब समझते होंगे। रस तो सभी जानते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में 10 रस है। तो कोई भी काव्य को हम पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें उसमें रस की अभिव्यक्ति होती है, रस हमारे अंदर आप ही आप समाहित होता है। तो कविता में रस का होना बहुत ही अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम रस यदि हम कहें तो 10 रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, बहुत सारे रस है, 10 रस है। तो बच्चों, हम ये कविता, हर कविता में कोई ना कोई रस होता ही है। तो आज बच्चों, हम जो कविता जो पढ़ने जा रहे हैं, उनके कवि का नाम है श्री कृष्ण सरल, और उनके कविता का शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण। तो बच्चों, अमर का मतलब आप जानते हैं, शहीद का भी नाम बहुत सुना होगा। तो बच्चों, अमर का मतलब होता है जो कभी भी नहीं मरता, जो युगों युगों तक जिसका नाम अमर रहता है, उसे हम कहते हैं अमर, जो कभी नहीं मरता, अमिट रहता है। और शहीद का मतलब होता है बलिदानी, जिन्होंने अपने देश के सेवा करते करते अपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उसे हम बलिदान कहते हैं, और वही शहीद शहीद कहलाते हैं। तो बच्चों, अब इस शीर्षक में एक शब्द और आया है, चारण। तो चारण का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। तो चारण का मतलब होता है यशोगान करने वाला, या कीर्ति का या उसके वीरता का बखान करने वाला। तो यशोगान करने वाला चारण कहलाता है, और उसे भाट भी कहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने स्वयं को क्या बताया है कि मैं अमर शहीदों का चारण, अर्थात मैं अमर शहीदों का अमर कीर्ति गाथा को गायन करने वाला हूँ। तो बच्चों, आपने सुना होगा, कई कहानियों में राजा महाराजाओं की कहानी भी सुनी होगी। तो उस कहानी में जैसे राजा रहते थे, तो राजा के दरबार में चारण अर्थात भाट हुआ करते थे, जो क्या करते थे, राजा का यशोगान करते थे, गुणगान करते थे, युद्ध की चर्चा करते थे, उनके शौर्य की गाथा भी गाते थे। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने भी अपने आप को एक चारण के रूप में बताया है। वो कहते हैं कि मैं भी अमर शहीदों का चारण हूँ, अर्थात मैं अमर शहीदों वीरों का एक कीर्ति गायन करने वाला हूँ। तो चारण का मतलब होता है यशोगान करने वाला, कीर्ति यश गाने वाला, और गाथा या कहानी कहने वाला, और उनकी वीरता का बखान करने वाला। तो बच्चों, आप लोग इस शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि हम किस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है वीर रस से परिपूर्ण कविता है, जिसको पढ़कर हमारे अंदर वीरता की भाव जागृत हो जाती है। तो बच्चों, क्या आप लोग भी इस कविता को पढ़ेंगे? तो हमारे साथ साथ भी पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों, मैं चाहती हूँ कि एक हम क्लिपिंग देखेंगे, यदि वीडियो संभव हो सकता है तो मैं सर से निवेदन करूंगी कि वो हमें उस वीडियो को दिखाएं। हेलो, सतीश सर से निवेदन करती हूँ, यदि उपलब्ध होता है तो वो क्लिपिंग वीडियो है, उसे मैं चाहूंगी कि सर यहाँ पर उसे दिखाएं। हेलो, सतीश सर से चाहती हूँ, यदि वो संभव हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। वीडियो दिखा पाना थोड़ा सा परेशानी है। ओके ओके, पाठ का पाठन कराइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप जो मैंने फोटोज डाले हैं उसे आप डाल सकते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर मैं अमर शहीदों का चारण से के कविता का हम वाचन करेंगे, और बच्चों आप लोग इस कविता को बड़े ध्यान से भी सुनेंगे, और इन कविताओं के जो भाव हैं, जो अर्थ हैं, उसको भी मनन करेंगे और ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे कि इसमें कवि ने क्या कहा है। तो बच्चों, अभी तक मैंने जो कुछ कहा
वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। कोई इसमें प्रश्न पूछना चाहता है तो बच्चों एक बार मुझे बताएं कि आपको इस कविता पाठ के अंतर्गत कुछ भी समझ में आया हो तो मुझे बताएं। ओके, या फिर हम कविता का वाचन प्रारंभ करते हैं। हेलो, हाँ मैम, स्लाइड तो बच्चों हम अब जैसे मैं बोलते जाऊंगी वैसे आप भी बोलेंगे, क्योंकि सामने आपके स्क्रीन पर भी वो कविता दिख रहा है, और उन कविता के आधार पे जैसे मैं बोलूंगी आप भी बोलने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और आपको ये कविता के अर्थ भी आत्मसात हो जाएगा। कुछ तकनीकी समस्या के चलते मैम कनेक्ट नहीं हो पा रही है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। बच्चों ये इस कविता को हम बड़े जोश से गाएंगे, क्योंकि जो कवि है श्री कृष्ण सरल जी, उन्होंने इस कविता को बड़े जोश से लिखा है, तो हम भी उन्हें बहुत जोश से गाएंगे। हमारे अंदर वीरता की भावना, वीरता का रस आना चाहिए। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चरण उसके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की, यह सच है याद शहीदों की। हम लोगों ने दफनाई है, हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। चलकर आजादी आई है। गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ, गिरता उनका रक्त जहाँ थोर तीर्थ कहलाते हैं। रक्त बीज अपने जैसों का, रक्त बीज अपने रक्त बीज एक राक्षस था, दानव था। कहाँ जहाँ रक्त गिरता था वही और भी रक्त पर रक्त बीज उत्पन्न होता था। तो वैसे ही रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। रक्त बीज अपने जैसे को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को, यह धर्म
समझाया करता हूँ। मैं समझाया करता मैं अमर शहीदों का चारण उसके यश गाया करता हूँ। कारण उनके यश गाया करता हूँ। आगे आगे गाते हैं। अगर न होते तो भारत, 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 मुर्दों का देश कहा जाता, मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता, जीवन ऐसा बोझा होता, जो हमसे नहीं सहा जाता, जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे ना गए शहीद तो फिर, वह बीज कहाँ से आएगा? तो बच्चों यहाँ पर कवि ने बीज कहाँ से आएगा मतलब बताया है कि यदि हम शहीद की पूजा नहीं करेंगे तो देशभक्त एवं देश हित के बलिदान देने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शहीदों की पूजा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। धरती को माँ कहकर मिट्टी, माथे कौन लगाएगा? मैं चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये बच्चों आप लोगों ने कितना सुंदर अभी कविता का वाचन किया। क्यों, अच्छा लगा कि नहीं? कैसे लगा आपको कविता? अच्छा लगा। और कौन से रस का हमारे अंदर वो ऊर्जा के जैसे भर गया? कौन सा रस था वो? कौन सा रस था? वीर रस। जहाँ भी वीरता की बात होती है वहाँ पर कौन सा रस होता है? वीर रस। तो ये पाठ 1 में आपका जो कक्षा 5वीं का है उसमें हिंदी में पाठ 1 में मैं अमर शहीदों का चारण, ये कविता है। अभी आपने बहुत ही सुंदर ढंग से वाचन किया। मैं सभी बच्चों के लिए तालियां बजाना चाहती हूँ और आप लोग अपने लिए भी बजाएंगे। बहुत खूबसूरत आप लोगों ने इस कविता का वाचन किया। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना प्यारा हम लोगों ने यहाँ पर कक्षा में एक वीर रस से परिपूर्ण कविता का वाचन किया है। तो बच्चों आपने ये जो
मैं अमर शहीदों का चारण जो कविता का वाचन की है, तो बता सकते हैं इनके कवि का क्या नाम है? श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण सर। ओके, बहुत बढ़िया, उनके लिए तालियां बजाएं जिन्होंने आंसर किया, बहुत खूबसूरत। तो इस कविता के कवि का नाम है श्री कृष्ण शरण। तो बच्चों, आज हमने अमर वीर शहीदों की जो चारण करने वाले जो कवि हैं, तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से उन समस्त अमर शहीदों के यश कीर्ति, उनके गुण गाथा का वर्णन किया है कि यदि हमारे शहीदों की हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारे देश में उन शहीदों की और भी शहीद कहाँ उत्पन्न होंगे, ऐसे देशभक्त वीर पुत्र कहाँ पैदा होंगे। तो बच्चों, हम जो है यहाँ पर हमारे जब देश की आजादी हुई, आजादी के समय जब हमारा देश स्वतंत्र था, तो उस समय हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वीर शहीदों ने अपनी आपको देश के लिए बलिदान कर दिया। तो ऐसे वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी जो हमारे देश के, जिसमें महात्मा गांधी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्रवासी कहलाते हैं। तो बच्चों, हम उन्हें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, हमारे शहीदों के प्रति हमें हमेशा नमन करना चाहिए, उनकी वीरता का बखान भी करना चाहिए। बच्चों, हमारे भारतवर्ष में दो प्रकार के राष्ट्रीय पर्व होते हैं। वो कौन कौन से पर्व हैं? यदि आपको पता है तो मुझे बताएंगे। हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व किसे कहा गया है? हम राष्ट्रीय पर्व कब मनाते हैं, कोई बता पाएगा? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रीय पर्व। बहुत सही जवाब बच्चों। और कोई जवाब देना चाहेगा? जयभारती मैम, आप म्यूट हो चुके हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो, अब पर्व कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को जोर से। मैम आवाज नहीं, सतीश एक बार देख लेना, मैम की आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, बोल जोर से। 2 अक्टूबर हो गया सर। 2 अक्टूबर, गांधी 2 अक्टूबर। तो बच्चों, भी मैडम ने पूछा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो किन्हें किन्हें पता है? जी मैम, अभी आवाज आ रही है आपकी बात की। हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ बच्चों, आज हमने अमर शहीदों का चारण कविता का पाठ किया और उसका वाचन किया, और बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों ने हमारे साथ वाचन किया। और मुझे लगता है सस्वर वाचन से बच्चों को बहुत सारे जो अमर शहीदों की कीर्तियां हैं उनके बारे में भी पता चल गया होगा। और अर्थसा जो है अगले एपिसोड में हम वीडियो में इसे करेंगे। और बच्चों से मैं प्रश्नों के उत्तर चाहूंगी कि बच्चों, आप भारत के अमर शहीदों के नाम हमें बताएंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के वीरों के नाम भी बताएंगे जो शहीद हुए हैं। तो ये 2 प्रश्न आप बच्चे रखेंगे, सर बताएंगे कहाँ पर उन्हें आपको देना है। और एक और मैं चाहूंगी कि बच्चों, आप अमर शहीदों पर 4 लाइन की कविता कोई भी अपने स्थानीय भाषा में भी लिख सकते हैं, या आप जो है
हिंदी में भी लिखेंगे और सस्वर वाचन करके आप हमें भेज सकते हैं, तो मुझे खुशी होगी। बच्चे देखिए, आप कविता का वाचन कर रहे हैं, कविता को भाव से समझ रहे हैं। हम जैसे कविता का वाचन करते हैं उसी के आधार पर हम उन अर्थों को समझने लगते हैं। तो बच्चों, आप भी कुछ, आप में बहुत अधिक प्रतिभाएं हैं। आप 4 लाइन अमर शहीदों पर कविताएं लिखकर हमें भेजें और हम उसे अपने इनमें स्थान देंगे। तो बच्चों, और कुछ यदि आपको प्रश्न करना है तो बिल्कुल स्वागत है। मैम कॉपी में लिख कर बताएंगे? हाँ, कॉपी में बिल्कुल लिख देना बेटा, और कॉपी में लिख के आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और भेज सकते हैं। हमारे वेबसाइट में डल जाएगा आपका। ओके, और आपको क्या पूछनी है कुछ मुझसे कविता के संबंध में? और कविता का अर्थ भी आपको एक एक शब्दों के अर्थ भी मैं बता देती हूँ। कुछ शब्द ऐसे हैं, वैसे हर शब्द तो आपको बता पाई हूँ, कुछ कुछ शब्दों को और भी बता पाती हूँ। जैसे यश का मतलब कीर्ति होता है ना। शर्द मतलब ठंडा होता है। मर्म का मतलब रहस्य होता है। तो बच्चों, आपको शब्दशः अभी यदि समय है तो मैं उसको कर पाऊंगी। सर, मुझे सतीश सर बताएंगे कि कितना टाइम बचा हुआ है, तो मैं इसे और भी बढ़ा सकती हूँ। ओके, 20 मिनट टाइम है। अच्छा, 20 मिनट टाइम है, तो हम उस वीडियो को देख सकते हैं क्या सर? नहीं बन पाएगा, उसमें कुछ चित्र डले हुए थे, मैं चाह रही थी। हाँ, बोलिए बेटा। चारण का अर्थ बताइए। हाँ, चारण का अर्थ होता है बेटा, वो चारण का मतलब होता है यशोगान करने वाला, उसे भाट भी कहते हैं। जो यश और कीर्ति का गान करता है उसे चारण कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पहले समय राजा के पास, उनके दरबारों में चारण गायक होता था, जिसे जाट भी कहते थे, भाट भी कहते थे। तो वो जो है राजा के यशोगुण का ज्ञान करते थे। तो चारण का मतलब होता है यशोगान करने वाला, गायक होता है, कीर्ति उनके यश गाथा को गाने वाला होता है, जिसे भाट भी कहते हैं। और कुछ बच्चों? हेलो, और कुछ प्रश्न पूछना है? अच्छा बच्चों, अब हम इसमें शब्द तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर खूबसूरत से आपने पढ़ा है और उसको हमारे साथ वाचन भी किया है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ अर्थ बताना चाहूंगी कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। यहाँ पर कवि श्री कृष्ण सरल ने अपने आप को, स्वयं को एक चारण अर्थात कीर्ति यश गाने वाला गायक के रूप में प्रस्तुत किया है। और वो कह रहे हैं कि मैं जो अमर शहीद, जो कभी नहीं मरते, जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं, ऐसे शहीदों का, बलिदानियों का मैं गायन करने वाला हूँ, कीर्ति यश की गाथा गाने वाला हूँ। उनके यशों को, उनके गुण को मैं गाने वाला हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसे मैं चुकाया करता हूँ। तो इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र ने जो कर्ज लिया था, कर्ज मतलब होता है ऋण या उधारी, जो राष्ट्र ने कर्ज लिया है, जिसे खाया है, अर्थात जो बलिदान हुए हैं, तो जो पुत्र, जो सिपाही इस देश के लिए बलिदानी हो गए, उसके प्रति हम तो ऋणी हो गए ना, अर्थात हम उसके कर्ज को कभी नहीं चुका सकते। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो राष्ट्र ने कर्ज खाया था उसको मैं चुकाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। किसके द्वारा कर रहा हूँ? यशोगान के द्वारा। किसकी यशगान हो रही है बेटा यहाँ पर? बच्चों बताएंगे, कवि किसकी यशगान करना चाह रहा है? अमर शहीदों की वो यशगान, कीर्ति है, उनके गुणों की बखान, ये सब करना चाहता है। और उसी के द्वारा जो
राष्ट्र का जो कर्ज है उसे वो चुकाने का प्रयत्न कर रहा है। चंद्राकर मैम, आगे कहते हैं, हाँ बोलिए सर। 1 मिनट वीडियो ट्राई करके देखता हूँ, अगर चल जाए तो फिर वीडियो प्ले कर देते हैं। हाँ बोलेंगे आप जी, ओके ओके। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 1 में कवि श्री कृष्ण शरण की कविता का वाचन करेंगे। बच्चों, कविता का शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण। तो अमर शहीद के बारे में आप तो जानते ही हैं। तो चारण का अर्थ होता है उनकी यश गाथा करना, उनकी कीर्ति का गायन करना, यही चारण है। तो बच्चों, आप इस कविता को और इस कविता का वाचन मैं करूंगी और आप इस कविता के अर्थ को भी समझने की कोशिश करिएगा और इस कविता के अर्थ को ग्रहण करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं। कविता का शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने आया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की, यह सच है याद। सतीश, आवाज नहीं आ रही है वीडियो की, मेरे ख्याल से वो दिक्कत हो रही है आवाज सुनने में। जी सर, बंद कर दीजिए वीडियो, मैम को कंटिन्यू करने दीजिए क्लास। चंद्राकर मैम, चंद्राकर मैम, चंद्राकर मैम। जी सर। वीडियो में वॉइस नहीं आ पा रहा है, तो आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। ओके जी जी, ओके ओके। तो बच्चों, हम कविता का भावार्थ यहाँ पर जान रहे थे। तो आपने बताया कि कवि किसकी गायन कर रहे हैं, किसकी यशो कीर्ति का गाथा गा रहे हैं। आप फिर से बताएंगे बच्चों? कवि यहाँ पर किसकी यश कीर्ति का गायन कर रहे हैं? किसकी? अमर शहीदों। ओके, बहुत ही सुंदर आंसर, जवाब है आप लोग का। तो बच्चों, यहाँ पर कवि जो है अमर शहीदों का गायन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? कि राष्ट्र जो है उनका ऋणी है। तो राष्ट्र के ऋण को चुकाने के लिए कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनका यशोगान कर रहे हैं। किनका यशोगान? शहीदों का। हमारे वीर शहीदों की यशोगान के द्वारा वे राष्ट्र के कर्ज को चुकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह सच है, शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, याद शहीदों की। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हम शहीदों की यादों को दफन कर दिया, अर्थात हम याद नहीं कर रहे हैं। शहीदों की तो हमने ऋणी है, हमारा देश ऋणी है शहीदों का, क्योंकि शहीद ही हमें, आज हम शहीदों के बदौलत ही आज हम इस स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक कहलाते हैं। तो बच्चों, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, हम लोगों ने उनको भुलाने का भूल गए हैं। तो यह सच है, उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। तो यह सत्य है कि हम वे उनके ही बलिदान से हमने आज आजादी पाई है। अर्थात वे हंसते हंसते, युद्ध करते करते शत्रुओं से उन्होंने अपने जान गंवा दिए और उनका शरीर मृत हो गया, वो लाशों में परिवर्तित हो गए। तो बच्चों, जो वीर शहीद थे उन्हीं के बदौलत हम आज हमें आज आजादी मिली है और हम आजाद देश के नागरिक कहलाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि उन गाथाओं से शर्द खून को, अर्थात
उनकी कहानियों को, सर्द मतलब होता है ठंडा, ठंडा खून को मैं गरमाया करता हूँ। अर्थात उनकी गाथा का मतलब क्या है बच्चों? कहानियां, किस्से। हम जितने भी वीर शहीद हैं उनके अलग अलग कहानियां हैं। जैसे हमारे देश में वीर शहीदों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, तो इन सब की अलग अलग कहानियां हैं। वो भी हम लोग के जैसे ही मानव थे और ऐसे ही, लेकिन वो वीर थे, वीर पुरुष थे। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि उन गाथाओं से सर्द खून को, अर्थात उनकी जो वीरता भरी जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनको, उनके ठंडा खून को मैं गरमाया करता हूँ। अर्थात मैं पुनः उसे याद दिलाता हूँ, याद करता हूँ। अर्थात हमारे शहीद कभी मरे नहीं हैं, बल्कि वो क्या है? जीवित हैं, सदैव जीवित हैं और सदैव अमर रहेंगे। तो कवि कहते हैं कि मैं उनके यशोगान करके मैं उनके गाथाओं को जीवित रखता हूँ, सदैव वो जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे और युग युग में उनकी गाथाओं को पढ़कर हम भी, आप भी उन्हीं के जैसे कार्य करेंगे, आगे देश के लिए सेवा में आपको, अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो बच्चों आगे कवि कहते हैं कि अब मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, अर्थात मैं उनके कीर्ति का बखान करने वाला गायक हूँ और उनके यश को गाता रहता हूँ, उनकी कीर्तियों को, उनके कहानियों को मैं सुनाता रहता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहां, कवि आगे कहते हैं कि जहां भी उनका रक्त गिरता है, किनका रक्त? शहीदों का। तो जहां भी उनका रक्त गिरा है, अर्थात जहां भी वो मारे गए हैं और जहां जिस जन्मभूमि में वो जन्म लिया है, वहां पर ही वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। ठौर का मतलब क्या है? स्थान। उस स्थान में जहां पर उनका एक भी, किनका? शहीदों का एक भी रक्त गिरा हो, एक बूंद रक्त गिरा हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? तीर्थ। तीर्थ का मतलब जानते हो ना? तीर्थ स्थान जो बहुत ही पवित्र स्थान कहलाता है। तो वो पवित्र हो जाता है किनके खून से? हमारे अमर शहीदों के खून से। वो स्थान जो है क्या हो जाता है? तीर्थ कहलाता है, पूजनीय हो जाता है और वहां पर हम उन शहीदों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। उनका रक्त, जहां पर रक्त बीज मतलब रक्त से बीज, जैसे कोई एक पौधा होता है, आप लोगों ने पौधा देखा है? बहुत सारे पौधे देखे होंगे, आम के, इमली के, जाम के, है? किसी के भी। तो उनके पौधों में जब फल लगता है तो उसमें क्या होता है? बीज, बीज आती है कि नहीं? तो वो छोटा सा बीज होता है, लेकिन एक आम में एक ही बीज होता है, लेकिन कई ऐसे फल होते हैं जिसमें अनेक बीज होते हैं। जैसे अनार को देखा है? अनार का, अनार फल देखे हैं कि नहीं? अनार का फल देखा है? हाँ, अनार, अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, फल एक है लेकिन कितने बीज है? अनेक बीज हैं। तो ऐसे ही अनेक बीज, एक फल के अनेक बीज, और अनेक अनेक बीजों से क्या होता है? बहुत सारी नई फसल उग जाती है। तो कवि कहते हैं कि जहां पर शहीदों का बीज बनकर चला गया है, वहां पर अनेक और बलिदानी शहीद उत्पन्न होते हैं, अर्थात वो जन्म लेते हैं। आगे कवि कहते हैं, यह धर्म, यह कर्म, यह मर्म सभी को। धर्म मतलब हमारा धर्म, कर्म मतलब काम करना, करने वाला कर्म, मर्म मतलब रहस्य। तो यह धर्म, यह कर्म, यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। अर्थात मैं अमर शहीदों के धर्म की कथा, कर्म की कथा और उनके रहस्यों को भी मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। और मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, अर्थात यशोगान करने वाला मैं गायक हूँ और मैं उनके यश को गाता हूँ। तो बच्चों
समझ में आ रही है कविता का अर्थ, भावार्थ? तो आप लोग भी इनके भावों के अर्थों को अपने कॉपी में लिखने का प्रयत्न करेंगे। और मुझे लगता है बच्चों कि आप लोग जब भी हमारे क्लास में बैठे, हिंदी क्लास में विशेष रूप से, तो एक कॉपी और पेंसिल पेन लेकर बैठे, ताकि आप जो है नोट भी करते रहें। तो कोई भी चीज को यदि हम लिखते हैं, पढ़ने के साथ यदि हम लिखते हैं, तो वो हमें बहुत ही अच्छे से और भी याद हो जाता है। तो बच्चों, मैं आपको एक सुझाव देती हूँ, जब भी आप हमारे क्लास में बैठे तो एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे और आप जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लिखते चलें। तो बच्चों, लिखने से बहुत जल्दी हमारे समझ याददाश्त में वो आ जाते हैं और हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हिंदी क्लास में आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। और बच्चों, यहाँ पर आपको कविता तो लिखनी है, साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे वीर शहीदों, अमीर शहीद बलिदानी हुए हैं, उन बातें, अच्छी अच्छी बातें जितना आप जानते हैं को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। और हमारे अपने माता पिता के साथ हैं, तो आप पढ़ाई करें और लिखने का भी अभ्यास करें, क्योंकि लिखित अभ्यास बिना हमें उतना अधिक अच्छे से समझ नहीं आता है, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ते हैं और भूलते चले जाते हैं। यदि हम लिख लिख कर पढ़ते हैं तो और बहुत देर तक हमारे स्मृति पटल पे वो छाई रहती है। और क्योंकि बच्चों, आप लोग जानते हैं, हम साल भर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं? हेलो, सुन रहे हो बच्चों? हम साल भर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं ना। 165 दिन रहता है, कुछ दिन छुट्टियां रहती हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। लेकिन परीक्षा का जब समय आता है तो कितना समय मिलता है आप लोग को? 2.5 घंटे मिलता है कि नहीं? तो इन 2.5 घंटों में आप क्या करते हो, लिखने का ही कार्य करते हो। तो 2.5 घंटे में लिखकर आपको साल भर की मेहनत को दिखाना पड़ता है। तो बच्चों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप जब भी पढ़ाई करें एक कॉपी और पेंसिल लेकर रखें, पेन लेकर रखें और लिखते हुए पढ़ें। और जितना अधिक लिख लिख कर आप पढ़ेंगे बच्चों, आपको बहुत ही सुंदर अच्छे से याद होती रहेगी। और आप उस हमारा जो हिंदी भाषा है वो बहुत सरल है, और सरल के साथ साथ आप शुद्धता से उसे लिख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, अभी समय है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सतीश सर मुझे बताएंगे कितना टाइम बचा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, हेलो। 5 मिनट बचा है मैम। हाँ, ओके बेटा, 5 मिनट में हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। आज का ये पाठ कविता भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं। सर, मैं चाहूंगी कि उसे आप कविता को दिखाएंगे, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो कविता वहां पर रखा हुआ है, उस पेज को आप दिखाएं, बच्चे देखेंगे ताकि वो अर्थ भी जल्दी समझेंगे। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं। वे अगर न होते तो भारत, पंक्ति है, कवि की पंक्ति है। वे अगर न होते तो भारत दो का देश कहा जाता। तो यहाँ पर कवि किसके बारे में कह रहे हैं? वे अगर न होते तो भारत, कोई बता पाएगा? हेलो, मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी, यहाँ पर इस पंक्ति में कवि ने किन के बारे में कह रहे हैं कि वे अगर न होते तो भारत? किनके बारे में कह रहे हैं? अमर शहीदों के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जवाब बेटा आपका तालियों से स्वागत करें सभी। तो बच्चों, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वे अगर नहीं होते, कौन नहीं होते? अमर शहीद नहीं होते, तो भारत हमारा कौन सा देश कहलाता? मुर्दों का देश कहलाता। अर्थात हमारा भारत जो है में कुछ भी नहीं रह जाता, वो मुर्दों के समान हो जाता, निष्प्राण हो जाता।
तो जीवन ऐसा बोझा होता यदि हमारे वीर शहीद नहीं होते, अमर वीर शहीद नहीं होते, तो हमारा जीवन बोझ बन जाता। बोझ का मतलब बेकार हो जाता, जो हमसे नहीं सहा जाता। कवि कह रहा है तो हमारा जीवन बोझ हो जाता, तो हमसे सहा भी नहीं जाता, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के, अर्थात कवि कह रहे हैं इस पीढ़ी अर्थात हम जहां पर अभी वर्तमान में जी रहे हैं, उस पीढ़ी और उस पीढ़ी, उस समय जो बलिदान, वीर अमर शहीद, वीरों का जो युग था, उस युग में तो कवि कह रहे हैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। अर्थात अभी वर्तमान में हम तो स्वतंत्र देश के वासी कहला रहे हैं, तो उस युग में हमारे जो शहीद थे, वीर शहीद थे, उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ था, वो तो लड़ रहे थे और हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग रहे थे। तो बच्चों, कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी को की भाव को जगाया करता हूँ। अर्थात मैं चाहता हूँ कि इस पीढ़ी में हम सब हैं, तो इस पीढ़ी में भी हमारे अंदर उन शहीदों की जो वीरता की, जो सेवा की भावना है, उसे हम अपने आप में जगाएं। अर्थात हम भी क्या बने? वीर पुत्र बने, वीर पुत्र बने, वीर पुत्रियां बने, ताकि देश का रक्षा करे। सदैव किसी की भी रक्षा के लिए हम क्या रहें? तत्पर रहें। क्यों बच्चों, आप लोग किसी की सेवा करने में तत्पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं जवाब चाहूंगी, रहेंगे ना कभी भी? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों, हमें हमेशा जब भी सेवा का मौका मिले, हमें क्या करना चाहिए? सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। माता पिता की भी सेवा भी वही सेवा है जो वीर शहीदों की सेवा है। तो हर चीजों की हमें जो भी कार्य मिला है उसको सेवा भाव से करना चाहिए। तो कवि कहते हैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी की मैं भाव को जगाया करता हूँ। हमारे अंदर ऐसे ही शहीद जो गुण है, जो भाव है, जो आत्मसमर्पण की भाव है, जो सेवा की भाव है, वो हमारे अंदर जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं प्रयत्न? कवि। कवि का क्या नाम है? कवि का क्या नाम है? कवि का नाम? हाँ, श्री कृष्ण सरल जी कह रहे हैं। फिर मैं वीर अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं पूजे न गए शहीद तो फिर, यदि हम शहीदों की, अमर शहीदों को की पूजन नहीं करेंगे तो वह बीज कहाँ से आएगा? फिर हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, जैसे हमारे युवा शक्ति है, तो युवाओं के अंदर वो शहीदों का, वो वीरता का गुण कहाँ से आएगा? तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? वीर शहीदों की पूजा करनी चाहिए, उनके यशो कीर्ति का गायन करना चाहिए। और आगे कहते हैं धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? तो ये धरती माता पृथ्वी है, तो पृथ्वी माँ को मिट्टी कहकर माथे कौन लगाएगा? जितने भी वीर शहीद बलिदान हुए हैं, उन्होंने अपने मिट्टी के लिए कि मैं भारत वर्ष का पुत्र हूँ, यह कहकर उस मिट्टी को क्या किया? मस्तक पर धारण कर लिया। तो कवि कह रहे हैं कि हमें वीर शहीदों की पूजा करनी चाहिए, और हम पूजा करेंगे तो हमारे अंदर भी वही भाव उत्पन्न होंगे। वीर शहीदों के गुण को हम आत्मसात करेंगे, और इस धरती को माँ कहकर उसकी मिट्टी को हम अपने किस पे लगाएंगे? माथे पे लगाएंगे। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। फिर कवि कह रहे हैं कि मैं चौराहे चौराहे मतलब जहाँ पर 4 रास्तों का समूह होता है, जो चौराहा कहलाता है। तो चौराहे चौराहे पर मैं प्रश्न करता हूँ, उठाया करता हूँ, हमेशा प्रश्न पूछता हूँ कि जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। अर्थात क्या? जो कर्ज, किसका कर्ज? शहीदों का, जो मैं ऋणी हूँ, जो राष्ट्र ने खाया है, जो राष्ट्र ऋणी है। किसका ऋणी है? हमारे अमर वीर शहीदों का। तो उनका मैं कर्ज को चुकाया
करता हूँ। तो कवि यहाँ पर यही कहते हैं कि मैं अपने अमर वीर शहीदों की यशोगान करने वाला हूँ और सदैव यशोगान करता रहूंगा, ताकि हमारे देश में भी देशभक्ति से परिपूर्ण युवा शक्ति उत्पन्न हो, उनके मन में भी देशभक्ति के लिए बहुत सारी ऐसी भावनाएं रहे। हमारी जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनमें कौन से भाव रहे? रानी लक्ष्मीबाई ना, रानी लक्ष्मीबाई का ओज रहे, ताकि वो सदैव सेवा के लिए तत्पर रहे, अपने हर चीज में सेवा भाव लाए। और युवाओं में ओज रहे, सुभाष चंद्र बोस बने, कोई और उनके हर वीर शहीदों के गुणों से उत्पन्न उनके भाव हो। तो बच्चों, आपने इस कविता को भावार्थ भी समझ लिया है। मुझे लगता है आपको भाव समझ में आ गया होगा, और मैं चाहूंगी बच्चों कि आप लोग इन भावों के अर्थ, इस कविता के भाव अर्थ को अपने कॉपी में लिख पाएंगे, मुझे लगता है। किसी को समझ, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया कि आ गया? मुझे बताएंगे कोई? हेलो, किसी बच्चे समझ को में कोई आया प्रश्न बच्चों? पूछना है क्या मैम से? आ गया। कुछ भी नहीं पूछना है हाँ, किसी तो बच्चों, अच्छा सुनिए बच्चों, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसके अर्थ को भी अपने कॉपी में लिखेंगे और हमारे वेबसाइट में भेज देंगे, सतीश सर के पास भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको कॉपी में लिखें, अर्थों को लिखें, और इनके प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे मुझे लगता है। तो आप बच्चों इनके प्रश्नों के उत्तर को बनाने का प्रयत्न करेंगे। यदि कोई प्रश्न नहीं बनता है तो मुझसे आप संपर्क करेंगे और भी हम प्रश्नों के बारे में फिर चर्चा करेंगे। ओके बच्चों? हाँ, हेलो बच्चों, और कुछ आपको पूछना है मुझसे? और आपको मेरी क्लास कैसे लगी ये बताएंगे बच्चों? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आप लोग आज के इस कविता में क्या सीखे? क्या सीख लगी आपको? आप क्या शिक्षा मिला आपको इस कविता के माध्यम से? तो कोई बता पाएगा मुझे? शहीद का गुणगान करना चाहिए। बहुत 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 अच्छा। मैं चाहूंगी इनके लिए तालियां बजाए सभी। ओके, और कोई इसका अर्थ, और कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? दो की पूजा करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तालियां भाई इनके लिए। ओके, और कोई बच्चा, और कोई छात्र बताना चाहेगा? शहीदों की पूजा करना चाहिए, बोल देता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आपने मेरी क्लास को ज्वाइन किया, और अब मैंने जो प्रश्न दिया है बच्चों, मैं रिपीट कर दूं उनको, आप कॉपी में नोट कर लेना। तो पहला प्रश्न था, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा है? और दूसरा प्रश्न है, अमर शहीदों पर 4 लाइन की कविताएं आप लिखेंगे। पहला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा है? दूसरा है, अमर शहीदों पर। मैम धीरे धीरे बोलो ना। अच्छा चलिए, ओके। पहला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा है? हो गया मैम। हो गया। दूसरा लिखो, अमर शहीदों पर 4 लाइन की कविता लिखें। हो गया। हाँ, अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों, कवि किसका यशगान कर रहा है? कवि किसका यशगान कर रहा है? दूसरा, चौथा। चौथा, भारत के अमर शहीदों के नाम बताइए या लिखिए। भारत के अमर शहीदों के नाम बताइए।
क्या लिखिए लिखिए कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के क्रांति वीरों के नाम बताइए। छत्तीसगढ़ के क्रांति वीरों के नाम बताइए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, इस कविता के भावार्थ को भी समझ गए हैं, और मुझे लगता है कठिन शब्दों के अर्थ भी आप समझ गए हैं। तो बच्चों आप भावार्थ के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी एक तरफ लिखते चलेंगे अपने कॉपी में, और हमें सेंड भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो बच्चों और मैम हाँ, धन्यवाद मैम इस क्लास के लिए। सभी बच्चों का भी धन्यवाद कि बहुत ही संयम पूर्वक क्लास में बैठे रहे। यह क्लास का समय हो चुका है बच्चों, तो मैं अब अगली क्लास की सूचना दे देता हूँ। अगला क्लास हमारा होगा 3:30 बजे, जो कक्षा 6वीं के गणित का क्लास होगा, जिसे हमारी प्रीति मैम जो SCRT की फैकल्टी हैं उनके द्वारा लिया जाएगा। यह क्लास हम यही मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्त करते हैं। धन्यवाद मैम। ओके बच्चों, नमस्कार। ओके बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके ओके बाय।